दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल बिल्कुल निःशुल्क है और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जो भी हमें थोड़ा बहुत आता है उस नॉलेज को हम डिलीवर करें, आप तक पहुंचाएं। आपके लोक सेवा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संपादित की जाने वाली परीक्षा में आपको लाभान्वित करें। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर जो हमने नेहरू जी के लिए डाला था, नेहरू के राष्ट्रवाद पर हमने चर्चा की थी। आज हम लोग नेहरू के आर्थिक विचार पर चर्चा करेंगे। प्रश्न पूछेगा, नेहरू के आर्थिक विचारों पर चर्चा कीजिए। ये आपसे पूरा 200 शब्दों का क्वेश्चन 11 नंबर का पूछ सकता है मध्य प्रदेश में। और नेहरू तो स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो या अदर एग्जाम हो, हर जगह रिलेवेंट है। तो हमें इसके बारे में आपका एक थॉट, एक विजन डेवलप हो पाएगा। तो हम लोग आज इसको देखेंगे, नेहरू का आर्थिक विचार क्या था भारत के लिए, नेहरू कैसा भारत बनाना चाह रहे थे। नेहरू के आर्थिक विचार को अगर हमको समझना है तो नेहरू का जो आर्थिक विचार था, नेहरू भारत को यथाशीघ्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सशक्त भारत के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे। सशक्त भारत के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे नेहरू। इसके लिए एक समाजवादी संकल्पना को अपनाया। नेहरू एक ऐसे आर्थिक मॉडल को अपनाना चाह रहे थे जिसमें समाज के किसी भी वर्ग को भय का माहौल ना पैदा हो। समाजवादी व्यवस्था के माध्यम से वह समता मूलक समाज की स्थापना करना चाह रहे थे। नेहरू का यह एक दूरगामी दृष्टिकोण था और नेहरू इसके माध्यम से, इस विचारधारा के माध्यम से भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे। तो उद्देश्य हमारा क्या है? भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना। ये वैसा ही सपना था जो कि हम अगर कहें कि फर्श से अर्श तक पहुंचने का एक सपना था। 1947 का भारत एक लंबे समय की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर भारत, गरीब भारत, बेरोजगार भारत, अशिक्षित भारत, कुपोषित भारत, आधारभूत ढांचा का कुछ पता ही नहीं है, उद्योगों की स्थापना नाम मात्र की भी नहीं हुई। ऐसे भारत में हमने स्वप्न देखा कि हम भारत को एक दुनिया के स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त भारत के रूप में अपनाएंगे। और इस पूरी संकल्पना को नेहरू जी ने एक शब्द में समेट दिया और उसको कहा, समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर हम जाएंगे। कुछ लोगों को डाउट हुआ कि क्या नेहरू कार्ल मार्क्स के समाजवाद की ओर जा रहे हैं। तो नेहरू जी ने स्पष्ट कहा कि कार्ल मार्क्स का उद्देश्य हमारा है कि हम समता मूलक समाज की ओर जाएंगे, लेकिन कार्ल मार्क्स का जो साधन का तरीका था, वर्ग संघर्ष, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, कार्ल मार्क्स जो कहते हैं उत्पादन के साधनों पर सिर्फ राज्य का नियंत्रण है, वहां पर नेहरू ने कार्ल मार्क्स से कोई भी समानता नहीं दिखाई दी। उन्होंने इस अवधारणा को नहीं अपनाया। नेहरू ने अपनी समाजवादी विचारधारा में स्पष्ट रूप से मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न को अपना लिया। तो हम लोग देखते हैं किन किन पॉइंटों के तहत नेहरू के आर्थिक विचार देखेंगे। तो पहला, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या लिखने वाले हैं कि हमने अर्थव्यवस्था में दोनों को, राज्य को भी और निजी क्षेत्रों को भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ा। बिल्कुल सही बात थी और बिल्कुल सही दृष्टिकोण था, क्योंकि 1947 के भारत में यदि सिर्फ राज्य विकास कार्यों को करता, निजी क्षेत्रों को दूर रखा जाता, तो विकास की जो गति होती वो बड़ी धीमी होती और इतने बड़े भारत पर एक साथ विकास कार्यों को करना भी संभव नहीं हो पाता। इसीलिए जो अति संवेदनशील कार्य थे, जो लोक कल्याणकारी जैसे काम थे, जिसमें प्रॉफिट कम थी, लाभ कम था, जो सिर्फ जैसे कि मान लीजिए पेंशन स्कीम हो गई, या मान लीजिए खाद्यान्न वितरण हो गया, या निःशुल्क शिक्षा हो गई, निःशुल्क स्वास्थ्य हो गया, ऐसी सभी जगहों पर सरकार ने अपने आप को रखा। और अन्य क्षेत्रों के जो आर्थिक विकास थे, वहां पर बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना
करने के लिए निजी क्षेत्रों को बुलाया गया, टाटा, बिरला, इन जैसी कंपनियों को आगे बढ़ाया गया ताकि जो है विकास कार्यों को संपादन किया जा सके। तो पहला हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब राज्य अपने कार्यों को कैसे करता, तो इसके लिए हमने नियोजन व्यवस्था को अपना लिया। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा नियोजन। लास्ट लेक्चर में हमने आपको नियोजन की विशेषताएं बताई थी, नियोजन की परिभाषा बताई थी। ये प्लानिंग, इसकी इंग्लिश, और ये ध्यान रखना हमको यूएसएसआर से हमने इस कॉन्सेप्ट को उठाया था। और इसका मतलब होता है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो संसाधन है उनका अनुमान लगाना, और अनुमान लगाने के बाद संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करना नियोजन कहलाता है। नियोजन का उद्देश्य था तीव्र गति से विकास कार्यों को करना। तो दूसरा पॉइंट ये आया। इसके बाद नेहरू अभी तीसरा काम करने वाले हैं, देश में औद्योगिकरण को बढ़ाएंगे, देश के औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे। और इसके तहत नेहरू ने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हर राज्यों में स्थापित करवाई। जैसे कि आप देखिए, भिलाई प्लांट, स्टील प्लांट की स्थापना कराई, बोकारो में स्टील प्लांट की स्थापना कराई। और इसके माध्यम से नेहरू जहां पूरे देश में आधारभूत संरचना को विकसित करने पर बल दे रहे हैं, दूसरी ओर नेहरू ये भी समझ रहे हैं कि इतने बड़े बड़े उद्योगों की जब स्थापना होगी तो रोजगार भी बड़े पैमाने पर सृजित होगा, और जो भारत की गरीबी है, बेरोजगारी है, इन समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। और जब नए लोगों को रोजगार मिलेगा तो इनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी, इनके द्वारा मांग सृजित की जाएगी, और अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो तीसरा कदम नेहरू ने देश में तेज औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। चौथा जो नेहरू का एक आर्थिक था कि कृषि को उन्नत बनाया जाए, कृषि को वैज्ञानिक बनाया जाए। लेकिन चूंकि भारत में 1947 का भारत, उस टाइम ना तो पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी और ना ही आधुनिक कृषि उपलब्ध थी। ऐसे में सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए नेहरू ने बड़े बड़े बांधों की स्थापना पर बल दिया और इनसे कैनाल विकसित करवाई, नहरों का विकास करवाया गया। दूसरी ओर साथ में नेहरू ने जो आधुनिक वैज्ञानिक यंत्र थे, जैसे ट्रैक्टर और जुताई के लिए या कटाई के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता थी, उनके विकास पर बल दिया। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट तक किसानों की पहुंच को सुनिश्चित करवाने के लिए कई सारी सब्सिडीज को भी उपलब्ध करवाया गया, ताकि जो है कृषि को उन्नत बनाया जा सके। और आप देखिए 1969 तक आते आते भारत जो आत्मनिर्भर बना, यद्यपि सही बात है कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा हरित क्रांति को शुरू किया गया था, लेकिन इसके लिए फाउंडेशन जो है 1947 से शुरू हो गया था। और दूसरी बात ये भी थी कि एक तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था हमको, जो विदेशी निर्भरता थी उसको कम करना था, लेकिन साथ में हमको ये भी ध्यान रखना था सबसे ज्यादा रोजगार क्षमता जो सृजन करने की क्षमता थी वह कृषि पे थी। इसीलिए नेहरू के द्वारा कृषि को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया। पांचवें कदम की ओर चलते हैं। नेहरू ये भी समझते थे कि भारत गांव में रहता है और भारत का विकास तभी हो पाएगा जब गांव का विकास हो जाएगा। और इस संदर्भ में नेहरू ने कुटीर उद्योगों पर बल दिया। नेहरू ने कुटीर उद्योगों पर बल दिया। इसके तहत नेहरू ने जो गांव के स्तर पर खिलौने बनाए जाते हैं या खादी ग्राम उद्योग हैं, खादी से बने कपड़े जो हैं, इन सभी चीजों पर बल दिया और ताकि यहाँ पर रोजगार पैदा किया जा सके। नेहरू की जो नेक्स्ट हम फिलॉसफी देखेंगे आर्थिक विकास के संदर्भ में, उनका उद्देश्य था स्थानीय स्तर के अनुसार विकास किए जाएं, जहां पे जैसी समस्या हो, जहां पर जैसी आवश्यकता हो, वहां के अनुसार विकास कार्यों को किया जाए। नेहरू इस चीज के लिए स्थानीय स्तर के अनुसार विकास करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का सुझाव देते हैं। और आप देखिए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में नेहरू के द्वारा पहली पंचायती राज संस्था का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य सिर्फ ना कि ग्रामीण स्तर पर नागरिकों को या ग्रामीण स्तर के लोगों को सिर्फ राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं बनाना था, बल्कि उनको आर्थिक रूप से भी सशक्त
बनाना था। पंडित नेहरू ये समझते थे कि अगर भारत का राजनीतिक विकास करना है तो पहले भारत का सामाजिक व आर्थिक विकास करना होगा और तभी जाकर के राजनीतिक विकास को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से ही राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। पंडित नेहरू का जो आर्थिक विचार था वह भी भारत में एक आर्थिक न्याय को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, आर्थिक न्याय को स्थापित करना चाह रहा है, अर्थात अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहा है। और आर्थिक लोकतंत्र जब स्थापित होगा तभी तो जाकर के सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होता है और इन दोनों लोकतंत्र के माध्यम से जाकर के हम राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नेहरू ये चाहते थे कि भारत कम से कम आयात करे, अधिक से अधिक निर्यात करे और इसीलिए नेहरू ने उद्योगों को, बड़े बड़े उद्योगों को स्थापना पर बल दिया, बड़े बड़े डैम पर भी स्थापित करवाया और बड़े डैम और बड़े उद्योगों को नेहरू के द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। तो इस तरह से इन 7-8 पॉइंट के तहत हम नेहरू के आर्थिक विचार को हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर एक शब्द में कहा जाए कि नेहरू के आर्थिक विचारधारा को आप एक शब्द में बताइए तो नेहरू के आर्थिक विचारधारा नेहरू की समाजवादी विचारधारा पर छिपी हुई हमें दिखाई देती है और इसी का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो हमको सब पॉइंट ही देखने को मिलते हैं। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं तक करेंगे और यहाँ पर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नेहरू के आर्थिक विचार। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब हम नेहरू के योगदान पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के रूप में नेहरू का क्या क्या योगदान रहा। और आप देखोगे नेहरू एक शानदार व्यक्ति थे, एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनकी जो सोच थी शायद आज जब हम 2023 में बैठे हैं और 1947 की सोच में हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें खुद लगेगा कि एक कमाल के व्यक्तित्व थे, एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्तित्व था जो आज भारत, सशक्त भारत के रूप में भारत उभरा हुआ है। वो एक कहीं ना कहीं उसकी फाउंडेशन पंडित नेहरू ने रख दी थी, उसकी नींव। तो आखिरी लाइन इसमें हम जरूर लिखेंगे कि नेहरू की आर्थिक नीति के कारण ही भारत आज दुनिया की तीसरी व पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और इसकी नींव जो है पंडित नेहरू के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम आपके सामने आएंगे आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू का योगदान। थैंक यू वेरी मच।